नमस्ते मित्रों, एएमजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एएमजी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती और मां भगवती को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला रीट का बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक तीसरे नंबर का है वायुदाब की पेटियां और पवने। वायुदाब की पेटियां और पवने, वायुदाब की पेटियां व पवनों की हम चर्चा करेंगे। वायुदाब की पेटियों में हम क्या क्या देखेंगे? वायुदाब की पेटियों में देखेंगे विषुवत रेखीय पवन, उसके बाद में उपोष्ण और उसके बाद में उपध्रुवीय और ध्रुवीय। पवनों में ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर, तीन प्रकार की पवनें देखेंगे। सबसे पहले वायुदाब की पेटियों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, वायुदाब पेटियों में जब हम देखते हैं तो देखिएगा भैया, वायुदाब पेटियों में हम देखते हैं तो एक डायग्राम को आप लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम है और आज इस डायग्राम को ही हम लोग समझेंगे। उसके बाद में कल थोड़ा इसका थ्योरेटिकल लिखने की चर्चा करेंगे। तो वायुदाब पेटियों में हम लोगों ने देखा, तो वायुदाब पेटियों में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। यह एक पेटी है, इस पेटी का नाम है भैया, इस पेटी का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब की पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ चले हैं, यहाँ चलते हैं तो यहाँ कौन सी पेटी है भैया, उसको देखेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, उच्च उपोष्ण कटिबंधीय, उच्च उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। आगे बात समझ में, तो पहला आप लोगों ने देखा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल रीजन लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद दूसरा देखा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखें हम लोग, तो अगला देखेंगे भैया, देखिएगा आप लोग देखेंगे तो इधर देखिएगा, यहाँ पर एक बेल्ट और है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है भैया, उसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसके बाद में एक और हम देखेंगे ऊपर, तो उसका देखेंगे भैया, देखिएगा ऊपर देखेंगे तो वो प्रेशर बेल्ट है भैया ध्रुवीय। वह कौन सी है भैया? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। आगे बात समझ में, पेटी तो अपन लोगों ने देखा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण या ध्रुवीय वायुदाब उच्च पेटी। तीन की हम चर्चा कर ली। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, इतने प्रकार की होगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगली चीज, तो यहाँ पर देखेंगे तो वो ये आएगा उपोष्ण कटिबंधीय निम्न उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा अगला यहाँ पर देखेंगे तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और अंत में जो होगा हमारे पास में, अंत में होगा वो होगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। आ गई बातें समझ में? तो इस प्रकार से ये पेटियां हैं, इस प्रकार से ये पेटियां भैया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी
और उसके बाद में अगला ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ये पेटियां पाई जाती है, ये मिलेगी भैया आपको 0 डिग्री, ये मिलेगी आपको 0 डिग्री के बीच में, ये मिलेगी आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये मिलेगी आपको भैया 30 से 35 डिग्री, ये मिलेगी 60 से 65 डिग्री, ये मिलेगी आपको 30 से 35 डिग्री, ये मिलेगी आपको 60 से 65 डिग्री, और ये मिलेगी आपको 90 डिग्री, और ये मिलेगी आपको 90 डिग्री। आ गई बात समझ में। इन दोनों के बीच में ये जो है भैया, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, इनके बीच में आपको मिलेगी व्यापारिक पवन, इसके बीच में व्यापारिक पवन, इधर भी मिलेगी आपको व्यापारिक पवन, इसके बाद में इधर मिलेगी आपको, यहां से उच्च से चलेगी, इधर तो कौन सी मिलेगी, पछुआ, यहां मिलेगी आपको पछुआ, यहां मिलेगी आपको पछुआ, और यहां मिलेगी आपको ध्रुवीय, और यहां मिलेगी आपको ध्रुवीय। आप समझने की कोशिश करना भैया, समझना ही बड़ा महत्वपूर्ण, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे बातें समझ में, तो आप समझने की कोशिश करना, बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है। आप लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या कारण हो रहे हैं, क्या ऐसा रोल है इसमें। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया तो वायुमंडल की पेटियों और पवनों में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं आपको गारंटी के साथ। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की हम चर्चा करते हैं, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको ताप जनित कहा जाता है। ताप जनित पेटी है ये। कैसी पेटी है ये, ताप जनित पेटी है। ताप जनित क्यों है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। यहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण इसे ताप जनित पेटी कहा जाता है। ध्यान रखना, 2 प्रकार की पेटी होती है। पेटियां कितने प्रकार की होती है, थोड़ी मैं छोटी छोटी चीजों को मैं पहले बता देता हूं। पेटियां 2 प्रकार की होती है, उनमें पहली पेटी देखेंगे तो ताप जनित है, और दूसरी पेटी देखेंगे तो गति जनित है, डायनेमिक है। एक तो डायनेमिक है और एक थर्मल है। आ गई बात समझ में। इसके अंदर पेटियां आपको प्रकलित मिलेगी 2 प्रकार की। पहले नंबर की आप पेटियां देखेंगे, पहले नंबर की आप पेटियां देखेंगे तो वो मिलेगी भैया आप लोगों को ताप जनित पेटियां। और ध्यान से क्वेश्चन आता है भैया, ध्यान रखना, कौन सी पेटियां ताप जनित हैं, कौन सी पेटियां डायनेमिक या गति जनित है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। पहले मैं बताता हूं ताप जनित। ताप जनित पेटियां 2 है, उनकी संख्या 2 है। इधर देखेंगे आप लोग, एक तो कौन कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ध्यान रखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करना कि ताप जनित, यहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण इसको ताप जनित पेटी कहा जाता है। उसका नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरी पेटी आप लोग को मिलेगी, पहली के बाद दूसरी पेटी मिलेगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यह पेटी, 2 पेटी क्या है भैया अपने पास में, थर्मल हैं या ताप जनित हैं। ये 2 पेटियां कैसी भैया, ताप जनित हैं। उसके बाद में 2 ये बच रही है, तो ये कैसी है भैया, गतिजन्य है। ये कैसी है भैया, गतिजन्य है, डायनेमिक है, गतिजन्य। ध्रुवीय जो पेटी है भैया वो उच्च दाब वायुदाब की पेटी ताप जनित क्यों है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जब रोटेट करती है भैया, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो यहाँ पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा का उत्पादन होता है, इस कारण से इसको तापीय पेटी के रूप में जाना जाता है। और भूमध्य रेखा पे तो यहाँ पर तापमान लंबवत रहता है, अधिकांश समय यहाँ तापमान अधिक रहता है, इस कारण से इसको ताप जनित कहा जाता है। इसके बाद में इसको देखते हैं ध्रुवीय
उच्च वायु दाब की पेटी। तो यह पेटी ताप थर्मल क्यों है, ताप जनित क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, उसके कारण ऊष्मा के कारण इसको ताप जनित कहा जाता है। तो दो पेटियां हो गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक। इसकी जो उत्पत्ति होती है किसके कारण होती है भैया, पृथ्वी की गति के कारण। और दूसरी जो गति है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये भी क्यों होती है, पृथ्वी की गति के कारण इनका निर्माण होता है, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। इनका उत्पादन इस प्रकार से होता है, इसलिए इसको तापजनित कहा जाता है। आगे बातें समझ में तो देखिएगा अगली। अब हम थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, आप डायग्राम समझने की कोशिश करना। देखिएगा, देखो भैया, जब सूर्य, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, या आप लोग इधर देखेंगे या आप लोग इधर देखेंगे, यहां पर आप देखने की कोशिश करना भैया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा छोटा है, इस कारण से मैं इसको ये डायग्राम बनाना पड़ा, नहीं तो मैं इसी में आप लोगों को समझा देता। यहां पर हम लोग देखते हैं तो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ठीक है। यहां से हवाएं इस प्रकार जाती हैं, आके को लेते हैं, ठीक है, उच्च दाब से दाईं ओर घूम जाती है, दाईं ओर घुमा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको ना लिखकर एक चीज लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। देखो भैया, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की हम लोग चर्चा करेंगे। तो भूमध्य रेखा पास 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य लंबा चमकता है। तो देखिएगा भैया, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य लंबा चमकता है। यहाँ दे पर देखिएगा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर आप लोगों को पता है कि ये सूर्य हैं, तो सूर्य, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार से झुकी हुई है, तो इस प्रकार से ये रोटेट कर रही हैं, तो इसके भी घूमती है ये। तो भैया सूर्य वाले भाग में आप लोगों ने देखा होगा, तो भूमध्य रेखा पर अधिकांश समय सूर्य यहाँ पर रहता है, आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से रोटेट कर रही है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसकी संख्या ज्यादा होती है। देखिएगा भैया, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, देखो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ज्यादा सूर्य अवधि ज्यादा लंबी होती है, इसलिए यहाँ कन्वेक्शनल करंट होगी, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, लोएस्ट प्रेशर होगा, और यहाँ पर डोल ड्रम होगा, डोल ड्रम होगा, और ITCZ यहाँ पर होगा। आप लोग समझने की कोशिश करना भैया, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझाते लेकिन करते क्या, यहाँ पर थोड़ा आपका लेवल नहीं है। तो पहला 0 लेवल यही है, इसके बाद में डायग्राम इसी का नंबर आता है, इसी का बड़ा भाई ये है, ये इसका छोटा भाई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना भैया। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर लंबत होता है, तो कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धाराएं, आ गई बात समझ में। कन्वेक्शन करंट का मतलब होता है संवहनीय धारा, हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब होता है उच्च ताप, उच्च ताप, और लोएस्ट प्रेशर का मतलब होता है निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। डोल ड्रम का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति, डोल ड्रम का मतलब असमंजस की स्थिति। ITCZ का मतलब होता है अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। आगे बात समझ में, ITCZ। तो भैया जब सूर्य जहां पर लंबत होगा, जिस भी जगह पर सूर्य लंबत होगा, वहां ITCZ मिलेगा, कन्वेक्शन करंट मिलेगी, हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, और लोएस्ट प्रेशर मिलेगा। ITCZ भारत में भी बड़ा महत्वपूर्ण, मानसून में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ITCZ का मतलब होता है यहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं दोनों आकर उस क्षेत्र में मिलती है,
एक संक्रमण का काम करती है। तो ITCZ ये कहता है कि पूरे विश्व में सबसे कम तापमान मेरा है, अर्थात मेरे पास लोएस्ट प्रेशर है। ITCZ क्या कहता है, और भारतीय मानसून ITCZ का ही परिणाम है। तो भैया ITCZ हमसे बोलता है कि पूरे विश्व में सबसे निम्न वायुदाब मेरे पास हैं, और जितनी भी चीजें हैं सारी मेरे पास आ जाएगी। अर्थात इनको मैं कह सकता हूं कि ITCZ के पास में हवाओं का एक स्वभाव होता है, हाईएस्ट प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर की ओर चलती है, ये हवाओं का स्वभाव है। तो हवाएं इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो भैया आप लोगों ने देखा होगा यहाँ भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, और इससे ऊपर देखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। तो इस प्रकार यहाँ से जो हवाएं आती है इस प्रकार से आती है। तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे हो गई भैया, उत्तरी गोलार्ध में कैसे हो गई, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ठीक है, इस प्रकार से ये अगर अपन दिशा मानते हैं, इसकी दिशा अगर मैं समझाऊं, थोड़ा मैं कल की उसमें समझा दूंगा क्योंकि आज इनका रोल नहीं है। कल पवने अगर अपन पढ़ेंगे, ये पवने आएगी तो इसमें मैं आपको दिशाएं समझा दूंगा, 2 सेकंड में आपको दिशा पता चल जाएगी। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन आता है दिशाओं से। तो आज तक बच्चा कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन दिशाएं, व्यापारिक हवाएं, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, कंसेप्टुअल चीजें हैं। अगर आप इनको कंसेप्ट देख के समझते हैं, सबसे भारत का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सबसे नॉर्मल टॉपिक है। लेकिन अगर आप लोग इनको समझते नहीं है, रटने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों के अंक आएंगे शून्य। ध्यान रखना भैया, मैं आज कह रहा हूं आप लोगों से, तो आपके अंक आएंगे शून्य, इसमें फिर टच नहीं करेगा बच्चा। यही बातें हैं कि अगर आप इनको यहां समझ लेंगे, क्लास में अगर समझ लेंगे, आप यहां मैं इस पढ़ा रहा हूं उसको समझ रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता चलेगी। नहीं तो आप लोगों को 1% भी इसको रटने की मेरे को गुंजाइश 1% लगती नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट देखो, ये तो इतना भारी भरकम काम है। कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ से कोई चीज बन के आ रही है, कहाँ किस प्रकार का रिलेशन है, तो सारी चीजें इस प्रकार से हो जाती है। देखिएगा भैया, यहां से अपन ने देखा कि व्यापारिक हवाएं उच्च दाब का मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी हैं। तो उच्च दाब से हवाएं कैसे चलेगी, उच्च दाब से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो यहाँ लोएस्ट प्रेशर है, दिख रहा है, और यहाँ ही प्रेशर है। तो व्यापारिक हवाएं इस प्रकार से आ रही है। इधर से भी क्या होगी, व्यापारिक हवाएं इस प्रकार से आगी, इसमें इसकी दक्षिणी पूर्वी दिशा हो जाती है। जैसे भैया हम लोगों ने देखा, ये हवाएं किसके पास आती है, भूमध्य रेखा के पास आती है, और भूमध्य रेखा पर टकराती नहीं है। ध्यान रखना, पहली बात है, भूमध्य रेखा पर ये टकराती नहीं है, ये लेटरल है, पार्श्ववर्ती रूप में रहती है। और इस प्रकार से यह टकराती कैसे, देखिए टकराती है नहीं टकराती, ये इस प्रकार से चल रही है। यहां से मैं अगर चर्चा करूं, ये इस प्रकार से चल रही है, तो इस प्रकार से ये चल रही है, इस प्रकार से ये चल रही है। पार्श्ववर्ती होती है, पार्श्ववर्ती या लेटरल होती है, पार्श्ववर्ती होती है, टकराती नहीं, एक दूसरे से घर्षण करती हुई चलती हैं। इस कारण से ये टकराने का मतलब होगा, एक हवा इधर से आई और एक हवा इधर से आई, जब ये दोनों टकराती, इसको टकराना कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, एक मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, जब ये अगर एक दूसरे से पार्श्ववर्ती हो गई, इस प्रकार से चली गई, तो इनमें भयंकर टक्कर नहीं होगी, हल्की फुल्की टक्कर होगी, आदमी के बचने का चांस बनेगा, ठीक है, तो दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन एक मोटरसाइकिल इस प्रकार से आ रही है, एक इस प्रकार से आ रही है, जब दोनों आपस में इस प्रकार से टकरा जाती है, इस प्रकार से टकराती है। अगर 20 की स्पीड में थोड़ा हल्का एक्सीडेंट होगा, 40 की में और थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जब 90 की स्पीड है तो इस कोने से टक्कर लगेगी और 2-4 राउंड वो काट जाएगा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, चक्रवात कहा जाता है।
चक्रवात कब हो बनेगा? जब हवाएं आपस में टकराएगी। लेकिन जब पार्श्ववर्ती या लेटरल रूप में हवाएं टकराती है तो इस अवस्था में चक्रवात नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा भूमध्य रेखा पर किसी प्रकार का चक्रवात नहीं बनता है। इस पेटी को डोलड्रम पेटी या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 5 डिग्री 5 उत्तर और 5 डिग्री 5 दक्षिण होता है। इस पेटी को भूमध्य रेखीय शांत पेटी या डोलड्रम या इसको भैया असमंजस की पेटी कहा जाता है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 उत्तर और भूमध्य रेखा से 5 दक्षिण की होता है। आप समझना, थोड़ा ग्लोब पर देखना भैया। यहां से होगा क्या, मैंने बता दिया, ITCZ यहां होगा, कन्वेक्शन करंट यहां से उठेगी, उसके लोएस्ट हाईएस्ट क्या होगा, लोएस्ट टेम्परेचर हाईएस्ट प्रेशर होगा लोएस्ट प्रेशर होगा और हाईएस्ट टेम्परेचर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से देखा। तो ये हवाएं क्या यहाँ पर गर्म है, ताप जनित पेटी हैं। हवाएं यहाँ से उठेगी, हवाएं जब हल्की होगी, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठेगी, या तो दक्षिण चले जाएगी 30-35 बार, या उत्तर चले जाए, या तो उत्तर चले जाएगी 30-35 बार, या दक्षिण चले जाएगी 30-35 बार, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा भैया, जैसे हवाएं यहाँ से या तो उत्तर चली जाएगी या दक्षिण चली जाएगी, उसके बाद में ये हवाएं उठेगी, उठने के बाद में भैया उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई। उसके बाद में ये हवाएं क्योंकि हल्की होती है, हल्की होने से उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई। उसके बाद में ये क्या होगा भैया, इसी प्रकार 60-65 से भी उठती है या उत्तर और दक्षिण जाती है, उत्तर चली गई और दक्षिण चली गई। इधर से क्या कहलाती है, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब ये इधर से भी आ गई, इधर से पहले कन्वेक्शन करंट के रूप में उठी, उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई, दोनों आपस में टकराई, टकराने से क्या हुआ, दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद नीचे आ गई और नीचे आने से ऊपर उठी, फिर सवेन तरंगों के रूप में ऊपर उठी, उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई, टकराई और टकराने के बाद में क्या बनी, जेट बनी। आपको पता होगा कि जैसे भैया और देखिएगा, प्रारंभ में क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट हल्की हवा है, उठी, उठने के बाद में क्या कहलाई, सवेन तरंग कहलाई, सवेन उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई क्या कहलाई, जेट कहलाई, क्या कहलाई, जेट धाराएं कहलाई। और उसके बाद में 60-65 से भी एक हवाएं उठती है, जेट कहलाएगी, लेकिन इनको नाम क्या दिया गया, व्यापारिक हवाएं। ऊपर उठने के बाद जेट कहलाएगी और जेट के रूप में चलेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या कहलाएगी, जेट कहलाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद में अगला तरफ देखते हैं, यहां पर देखते हैं 60-65 डिग्री पर, 60-65 उत्तर और 60-65 दक्षिण की तरफ हम देखेंगे। तो ठीक है, यहां से भी एक हवा उठेगी, 60-65 से भी क्या भैया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। तो भैया आप लोगों को पता होगा कि निम्न वायुदाब से किधर चलेगी, उच्च वायुदाब की ओर हवाएं इधर इस प्रकार से चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस प्रकार से चलेगी, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चल रही हैं। तो भैया आपने देखा इधर से इधर चली, तो निम्न वायु उच्च वायुदाब से किधर की ओर चलेगी, निम्न वायुदाब की ओर, लेकिन दाईं ओर घूमना है इनको कैसे घूमना है, दाईं ओर घूमना, तो इस प्रकार से ये चली जाएगी। इनको कहते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं। देखिएगा यहां से 60-65 से क्या होगी भैया, फिर हवाएं उठेगी 60-65 पर, क्योंकि सूर्य कहाँ चला गया, उत्तरायण चला गया, कर्क रेखा पर चला गया, तो 60-65 पे तो सूर्य है नहीं। तो उसके बाद में 60-65 से हवाएं उठेगी, उत्तर या दक्षिण मुड़ेगी, 30-35 पर उतरेगी, उसके बाद में जेट कहलाएगी और आपस में टकराएगी और उससे एक निर्माण होता है, उससे यहाँ पर एक निर्माण होता है, उसका नाम है भैया हेडली सेल। उसका क्या नाम है, हेडली सेल। कन्वेक्शन करंट उठी, उठने से भैया जेट बनी, जेट बने के बाद में उत्तर दक्षिण चली गई, चलने के बाद में टकराई, टकराने से एक सेल का निर्माण हो गया,
इस प्रकार से कोशिका का निर्माण हो गया और इस प्रकार की कोशिका को सबसे पहले हेडली महोदय ने देखा। इस कारण से इसको नाम दिया गया हेडली सेल। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया भैया? हेडली सेल के नाम से जाना गया। 30-35 से जब हवाएं उठती हैं और 60-65 पर उतरती हैं तो वही कारण होता है, जेट बनेगी, उत्तर दक्षिण जाएगी, पछुआ कहलाएगी और उसके बाद में यहाँ पर एक सेल बनेगी। इस सेल का नाम है, सबसे पहले इसको फेरल महोदय ने देखा, इस कारण से इसको नाम दिया गया फेरल सेल। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया? हेडली सेल। इसके बाद इसको क्या नाम दिया? फेरल सेल। और इसके बाद में यही हवाएं यहाँ से उठेगी, ध्रुव पर जाएगी और ध्रुव पर जाने टकराएगी, जेट बनेगी और इसका एक नाम दिया गया है ध्रुवीय जेट। क्या नाम? ध्रुवीय सेल। क्या नाम दिया गया है? ध्रुवीय सेल के नाम से इसे जाना गया। आ गई भैया बात समझ में? आ गई क्या? तो ये थोड़ी क्या भैया वायुदाब की पेटियां हैं। कौन कौन सी थर्मल है, एक क्वेश्चन में से आता है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों को, देखिएगा थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि यहाँ से एक पेटी है वायुदाब की पेटियां और पवन है। तो ध्यान रखना, अभी देखो पहली पेटी है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो 0 डिग्री है। 0 डिग्री यहां से क्या गर्म होती है, हवाएं ऊपर उठी है, दक्षिण उत्तर या दक्षिण मुड़ जाती है, ट्रेड कहलाती हैं। उसके बाद में 60-65 पर जाकर ये उतर जाती है। उतरने से क्या है, ये उतरती है तो भैया जैसे हवा ऊपर जाती है, भाई हवाओं का क्या स्वभाव होता है, जैसे हवाएं ऊपर जाती है तो इनका तापमान घट जाता है। तापमान घट जाता है तो वायुदाब बढ़ जाता है। तो तापमान घटने से ये हवाएं ऊपर जाने के बाद कहां तक जाएगी? क्षोभ मंडल तक जाएगी। कहां तक जाएगी? क्षोभ मंडल तक जाएगी। और क्षोभ मंडल में जाने पर जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घट जाएगा और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पर जाकर देखो कौन सी ये गतिजन्य है, हवाओं के गति के कारण इसका निर्माण हुआ, वहां पर जाकर उच्च वायुदाब का निर्माण कर देती, इसलिए इसको गतिजन्य पेटी कहा जाता है। इसके बाद में ये 30-35 के बाद में 60-65 यहां से इस प्रकार से चली उच्च निम्न वायुदाब से हवाएं कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हवाओं का ये स्वभाव है, देखिएगा। उसके बाद में यहां से भी उठती है, उत्तर या दक्षिण चली जाती हैं। उसके बाद जेट कहलाती है। जेट कहलाएगी तो कहां तक जाएगी? क्षोभ मंडल तक जाएगी। क्षोभ मंडल के उत्तर और दक्षिण चली जाती है। ये हवाएं कहां उतरती है भैया? ये हवाएं एक तो ध्रुव की तरफ चली जाती है और एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ चली जाती है। यहां से इधर से आती है, टकराने के बाद में वो जेट बनती है। तो सबसे पहले हेडली महोदय ने इसको बताया, इस कारण इसको हेडली सेल नाम दे दिया गया। इस कारण इसका क्या नाम दे दिया गया? हेडली सेल। उसके बाद में यहां से जो पछुआ उठती है, ये यहां से कौन सी है? ट्रेड विंड। देखिएगा यहाँ ट्रेड विंड है, इसके बाद में यहाँ पछुआ हवाएं हैं और ये ध्रुवीय हवाएं हैं। ये कौन सी हवाएं हैं? ध्रुवीय हवाएं हैं। आपको आगे बात समझ में, ये कौन सी हवाएं हैं भैया? ध्रुवीय हवाएं हैं। तो यहां से उठेगी वो योगी, सबसे पहले किसने देखा? फेरल महोदय ने। इस कारण इसका नाम क्या दिया गया? फेरल सेल, फेरल कोशिका। और यहां से उठी तो सबसे पहले उठने के बाद ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है। इनमें ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, पेटियां कितने प्रकार की थी? 2, तापजनित थर्मल, उसके बाद में गतिजन्य डायमिक। थर्मल विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दोनों क्या है भैया? ये पेटियां तापजनित है। उसके बाद में वो गतिजनित पेटी आप लोगों को मैंने बता दी। यहां पर देखा सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो ये पेटी, ध्यान रखना, ये पेटी परमानेंट नहीं होती। ये पेटियां परमानेंट नहीं है। आप लोग समझ बैठे हैं कि सर ये तो पेटियां परमानेंट है, तो इनमें शिफ्टिंग होती है। इन पेटियों का स्थानांतरण होता है। इस पेटियों का स्थानांतरण होता है इस पेटियों का, या इस पेटियों की शिफ्टिंग होती है। एक जगह से ये पेटी दूसरी चली जाती है। जब भैया सूर्य उत्तरायण होगा तो 5 डिग्री उत्तर दक्षिण खिसक जाएगी, या 5 से भी ज्यादा खिसक सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे, अगली क्लास में इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो ध्यान रखना,
जब सूर्य जहां उत्तरायण होगा ये पेची 5 से 10 उत्तर या दक्षिण चली जाएगी, और सूर्य दक्षिणायन होगा 5 से 10 दक्षिण चली जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि पेटियों में खिसकाव होता है, पेटियों में स्थानांतरण होता है। ये पेटियां, जो सारी पेटियां आप लोगों ने देखी, ये स्थायी नहीं होती, इनमें खिसकाव होता है। तो इस खिसकाव की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।